सो हे व्हाट्सअप गाइस। तो डियर फ्रेंड्स, उपस्थित हो चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 10 चैप्टर में थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से इंट्रोडक्शन करेंगे। और ये जो इंट्रोडक्शन होने वाला है ये बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पूरा इंट्रोडक्शन होने वाला है, मतलब पूरा का पूरा बुक के हिसाब से होगा। और बताना चाहता हूँ गाइस, इससे पहले हमने एक और इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है जिसमें दोस्तों मैंने आप लोग को अपने तरीके से बताया है बेसिकली इंट्रोडक्शन, जिसमें दोस्तों मैं आप लोग को हर एक चीज़ बेसिक्स बता चुका हूँ, जो कि आपको चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो करते हैं इस स्टार्ट विदाउट द वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम। सो इंट्रोडक्शन इसका जो है, सबसे पहले एक एग्जांपल शुरू किया गया है, बुक में भी दिखा देता हूँ। तो बुक में एक एग्जांपल शुरू किया गया है, एग्जांपल। और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक आप लोग को आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आज की इस इंट्रोडक्शन वीडियो में, और एग्जाम्पल हमारा फिर नेक्स्ट वीडियो से आएगी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। अखिला अपने गांव के मेले में जाती है। सी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। जो चाहती है कि वो जायंट व्हील पर राइड लगाए, इंजॉय करे और हुपला खेले। द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला। जितना वो हुपला खेली है वो हाफ है। नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन द जायंट व्हील। जितना उसने हुपला खेली है वो हाफ है जितना उसने राइड लगाया है जायंट व्हील पर। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को इम्पोर्टेंट है, समझना जरूरी है। इसी चीज़ का हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है, इफ़ ईच राइड कॉस्ट 3 रुपये, यदि हर एक बार जायंट व्हील पर चढ़ने का कॉस्ट 3 रुपये है और गेम खेलने का हुपला गेम खेलने का कॉस्ट 4 रुपये है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे कितने उसने नंबर ऑफ राइड लगाया और कितने बार उसने हुपला गेम खेला। यदि उसके पास 20 रुपये हैं, यदि उसके पास 20 रुपये हैं और एक राइड का कॉस्ट 3 रुपये है और एक बार गेम खेलने का हुपला गेम खेलने का 4 रुपये है पैसा, तो उसने कितने बार ये हुपला गेम खेला होगा और कितने बार राइड लगाया होगा, आप कैसे पता करेंगे। ठीक है, देखो जो चीज़ें पता करनी होती है उससे सबसे पहले हम एक्स और वाई फिर कुछ वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पास हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ राइड्स बी एक्स और द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला बी वाई। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था, जितना उसने हुपला खेला होगा वो हाफ होगा जितना उसने जायंट व्हील पर राइड लगाया होगा। ठीक है, तो राइड हमने क्या माना था एक्स, तो इसका हाफ होगा क्या, हुपला। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और ये 3x + 4y = 20 ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ये 3x + 4y = 20 ये दूसरी इक्वेशन कैसे बनी, देखो ये 3 × x किस पे हुआ है, नंबर ऑफ राइड्स पर, और नंबर ऑफ राइड का कॉस्ट 3 रुपये था। ठीक है, तो इस पर ये 3 × x हो गया। ये सिमिलरली 4y = 20। अब ये प्लस क्या है, क्योंकि 20 रुपये में उसको पूरा ये सब खर्च करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पास क्या है 3x + 4y ठीक = 20। आई होप गाइस आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, और ये क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4y की जगह। ठीक, तो यहाँ पास ऐसे लिखे रहने देंगे इस इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू 4y पर पुट कर देंगे, तो 3x प्लस यहाँ पास y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पास हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी 4। और जब x की वैल्यू 4 आ गई तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि उसने नंबर ऑफ राइड्स 4 लगाए हैं। ठीक है, यानी 4 × 3 = 12, मतलब 12 रुपये पर, मतलब 12 रुपये में उसने राइड लगाया है, 12 रुपये खर्च किया है राइड्स लगाने के लिए, और 4 बार उसने राइड लगाया। ठीक है, और यहाँ से जब 4 की वैल्यू x की वैल्यू आ गई 4, तो y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ पास x की वैल्यू पुट करके यहाँ पास y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू आ रही 2, इसका मतलब ये हुआ कि उसने 2 बार हुपला गेम खेला है 8 रुपये पर, 4 दूनी 8। ठीक, आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। मीन्स 12 और 8 20 रुपये उसने पूरा पूरा खर्च किया इस हुपला और इस राइड गेम को खेलकर। 4 बार उसने राइड लगाया और 2 बार उसने हुपला गेम खेला। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बढ़ते हैं आगे। सो अब क्या है, अब बेसिकली ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो ये चीज़ अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहला है कंसिस्टेंट सिस्टम और दूसरा है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो पहले गाइस मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है। बेसिकली किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो किसी भी इक्वेशन का बेसिकली सॉल्यूशन जानते हैं गाइस आप लोग क्या होता है। जैसे आप लोग मान लीजिए यहाँ पास 2x + y = 0 दिया गया है। ठीक है, x और y की बेसिकली वैल्यू होती है सॉल्यूशन। ठीक है, यदि मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू 0 आ जा रही है। यदि मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, यदि x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू दोस्तों -2 आ रही है, वहाँ जाकर ट्रांसपोज हो जाएगी। इट मीन्स दोस्तों ये जो चीज़ आई है ना हमारे पास, ये बेसिकली कहलाती है इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, और इसी चीज़ को दोस्तों हम ग्राफ में भी प्लॉट करते हैं। और जैसे कि हम देखो, यदि एक ऐसी ग्राफ है तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन यदि ऐसे जा रहा है एक,
ठीक है। यदि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन की लाइन एक ऐसी जा रही है और एक और इक्वेशन है उसकी लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है, और यहाँ पास एक कट कर रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं, यहाँ पास कट कर रहे हैं, तो एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। और एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैज अ सॉल्यूशन। एक ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हो। मतलब जैसे कि देखो यहाँ पास क्या था कि ये एक और मान ले रहा हूँ 3x+y। अब क्या करता हूँ 3x+y लिखता हूँ, ठीक है। ये 3x+y को 0 ले रहा हूँ, ठीक। इसमें x और y की वैल्यू निकालता हूँ। यदि x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0, ठीक। यदि y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो कितना आ रहा है, y की वैल्यू यदि 0 रखता हूँ मैं तो x की वैल्यू दोस्तों आ रही है हमारी 0, ठीक। यदि मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पास y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 3, ठीक। तो ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली सॉल्यूशन कहलाएगी इस इक्वेशन का। और इसको दोस्तों यदि हम ग्राफ में प्लॉट करना चाहें तो मान लेते हैं कि दोस्तों जो ये वाली लाइन है ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को शो कर रही है, ठीक है। और ये जो लाइन है वो मीट करनी है एक पॉइंट पर। तो यहाँ पास जो ये पॉइंट पर मीट करेंगे वहाँ पास एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि एक ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हो तो उसे हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। मतलब देखो यहाँ पास एक यूनिक सॉल्यूशन बन रहा था तो एक ऐसा केस आएगा यदि एक ग्राफ है उसमें दो पैरेलल लाइन जाएंगी बेसिकली, तो ये कहीं पास मीट नहीं करेंगे। और जब यहाँ पास ये कहीं मीट नहीं करेंगे तो एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेंगे, ठीक है। जब लाइन किसी इक्वेशन की ग्राफ में लाइन शो करते हैं तो जब लाइन मीट करते हैं या फिर कोइंसिडेंट होती हैं या फिर कट करती हैं कहीं पास, तो वहाँ पास कोई न कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बनता है। बट यहाँ पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेंगे, ठीक है। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक। बढ़ते हैं आगे, कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। टर्म है द लाइन्स में इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एंड आल्सो वी कैन से कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पर तब वहाँ पास एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, और जो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक। वही चीज़ है जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। दूसरा टर्म क्या है, द लाइन्स में भी कोइंसिडेंट, लाइन्स कोइंसिडेंट होंगी यदि, तो इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। यदि मान लो एक ग्राफ है और उसमें दो इक्वेशन की लाइन कोइंसिडेंट हो रही है, ठीक। यदि एक इक्वेशन की लाइन ये गई और एक इक्वेशन की लाइन इसके ऊपर से ही गई तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, मीट हो गई। मान लो एक एक्स लाइन थी और एक वाई लाइन थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पास कोइंसिडेंट है जैसा कि लाइन, तो हर एक पॉइंट पर बेसिकली सॉल्यूशन बनेगा। हर एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बेसिकली आएगा सॉल्यूशन, इस पॉइंट पर आएगा, हर एक पॉइंट पर आएगा। इसलिए यहाँ पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। यही बताया गया है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, द लाइन्स में बी पैरेलल, इन दिस केस द इक्वेशंस हैव नो एनी सॉल्यूशंस एंड आल्सो वी कैन से इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब देखो क्या बोला गया है, यदि लाइन पैरेलल होती है, यदि दो लाइन किसी इक्वेशन की पैरेलल होती हैं, दो इक्वेशन की दो लाइन मान लो पैरेलल हैं, तो वहाँ पास जो है ये एक भी बार कट नहीं करेंगी। और जब एक भी बार नहीं कट करेंगे तो यहाँ पास एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और जब एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेंगे तो हम यहाँ पास इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशंस या फिर इक्वेशंस, ठीक। सो यही चीज़ हम लोग को थोड़ा ये तीन टर्म में जानना था। तो हमने ये समझा कि जो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल में कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा दो वेरिएबल में जिसकी कोई सॉल्यूशन ही नहीं होते, उसको हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एक टर्म डाल लीजिए जो कि है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यदि आप लोग क्वेश्चन में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग कहीं भी दिखे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन तो आप लोग समझ आइएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कहा गया है, फिर उसकी बात की गई, ठीक है। जैसे देखो 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0, ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे सिस्टम साइमल्टेनियस इक्वेशन बोल दें या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल दें, एक ही बात है, ठीक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। सुनाओ हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है टेबल 3.1 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पास क्या दिया गया है, पेयर ऑफ लाइन्स दिया गया है, मीन्स पेयर ऑफ यहाँ पास क्या दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है इन टू वेरिएबल में, और यहाँ पास इसका फॉर्म दिया गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, इनकी रेशियोज को कंपेयर करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझना है कि क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी या फिर पैरेलल लाइन होगी, जो कि अभी हमने
जो कि अभी हमने समझ के आया है, ठीक है। यदि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो उसके एक ही सॉल्यूशन होंगे, यदि कॉन्सिडेंट लाइन होगी तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होगी, यदि पैरेलल लाइन होगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। तो देखो ये बेसिकली ग्राफ हमें ये बताना चाहता है कि यदि यहाँ पास क्या है x-2y है, x-2y इक्वल टू 0 है, ठीक है। और क्या है 3x + 4y, 3x + 4y और -20 है इक्वल टू 0, यही है, यही है। और a1/a2 ऐसे दिया गया था ना, और साथ ही साथ b1/b2 और c1/c2 ऐसा दिया गया था कुछ, ठीक। a1 क्या है, a1 बेसिकली x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पास क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पास 1 मान लेंगे, ठीक। a2 क्या है, a2 बेसिकली इस x का कोफिशिएंट है जो कि है 3, ठीक। b1 क्या है, b1 बेसिकली y कोफिशिएंट है जो कि है -2, ठीक। b2 क्या है, b2 y कोफिशिएंट है जो कि है 4। c1 क्या है, यहाँ पर c1 दिया ही नहीं गया तो इसको मान लेंगे 0, ठीक है। और c2 क्या है, c2 बेसिकली इस कांस्टेंट टर्म को बोला जाता है जो कि है -20 इसमें, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 22 2 to the 4 और ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पास जो a1 है, ठीक, a1/a2 है तो b1/b2 के बराबर तो नहीं है ना, b1 b2 के बराबर है नहीं, ठीक, नॉट इक्वल। और ये इक्वल भी नहीं है किसके, कांस्टेंट टर्म c1/c2 की, ठीक। तो जब ये तीनों के बराबर नहीं होता है तब यहाँ पास हमारे पास एक इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होती है, ठीक है। वही चीज़ बताया जा रहा है, यदि a1/a2 b1/b2 के और c1/c2 के तीनों इक्वल नहीं होते हैं तो वहाँ पास एक इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होती है कुछ इस टाइप से, दो इक्वेशन की इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होती है कुछ इस टाइप से, और वहाँ पास एक एक्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, सिर्फ एक ही और एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा एक पॉइंट पर। जैसे कि यहाँ पास ये पॉइंट है तो यहाँ पास एक ही सॉल्यूशन बन रहा है और कहीं सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, ठीक। यही बताना चाह रहा है ये बेसिकली हमें ग्राफ। दूसरा क्या है, यदि देखो दूसरा मैं ले रहा हूँ क्या 2x + 3y -9 इक्वल टू 0 और 4x + 6y -18 इक्वल टू 0। अब क्या करता हूँ, फिर से उसी टाइप से कंपेयर करता हूँ। देखो अब देखो यहाँ पास क्या है, a1 2 है और a2 4 है, ठीक है। और b1 क्या है, b1 है 3 और b2 है 6, c1 क्या है 9 माइनस का और 18 क्या है बेसिकली c2 है, ठीक है, माइनस का। अब क्या करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके हम इसको काट लेते हैं, 2 2 2 4 3 3 3 6 और 9 9 9 2 18 माइनस कट जाएगा। अब देखो यहाँ पास 1/2 रेशियो जो आ रहा है 1/2 मतलब तीनों बराबर आ रहे हैं, और जब ये तीनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म कर रही है ग्राफ पर, और जब कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म करती है इसका मतलब ये है कि इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ इस टाइप से। तो बेसिकली जब दो लाइन्स कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट होने पर यहाँ पास हर एक पॉइंट पर बेसिकली क्या होगा, सॉल्यूशंस बनेंगे, इसलिए यहाँ पास क्या बनते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पास लिखा गया है, तो ये ग्राफ हमें ये भी बता देता है। तो यहाँ पास देखो x + 2y - 4 इक्वल टू 0 और 2x + 4y -12 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पास इसका कोफिशिएंट क्या है 1/a2 जो कि है 2, b1 क्या है 2 और b2 क्या है 4, ठीक है। c1 क्या है -4 और c2 क्या है -12। इसको हम कंपेयर करते हैं, कट करते हैं, 2 2 to 4 और 4 4 4 3 12। देखो यहाँ पास क्या आ रहा है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं लेकिन ये इसके बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a1 है a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल नहीं है c1/c2 की। तो इस केस में क्या होगा, पैरेलल लाइन फॉर्म होगी, और जब पैरेलल लाइन फॉर्म होगी तो आप लोग जानते हैं यदि ग्राफ में पैरेलल लाइन फॉर्म होती है तो इसका मतलब क्या है कि कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगी। जब ये कहीं पास मीठी नहीं करेगी, जब ये कहीं पास मीठी नहीं करेगी तो यहाँ पास सॉल्यूशन कहाँ से बनेगी, ठीक है। इसका मतलब हमें ये ग्राफ ये बताता है कि यदि ग्राफ पर दो पैरेलल लाइन बनती हैं किसी दो इक्वेशन की वजह से तो वहाँ पास एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। यही चीज़ हमें समझना था। सो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवर्स कर लेते हैं, क्या बताया गया है। देखो पहला केस बताया गया है, यदि a1/a2 इक्वल नहीं होगा b1/b2 के तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होगी दो इक्वेशन की मदद से, और जब उसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो एक एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन, एक्चुअली एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, ये फिर आएगा, ठीक है। और यदि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के और इक्वल होगा c1/c2 के तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। और जब जानते हैं आप कोइंसिडेंट लाइन होती है मतलब लाइन के ऊपर लाइन होती है तो हर एक पॉइंट और बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूशंस फॉर्म होते हैं, सॉल्यूशंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास इनफाइनेटली मनी सॉल्यूशंस विल फॉर्म, ठीक। तीसरा केस क्या है, यदि a1/b2 सॉरी यार यहाँ पास a1/a2 होगा, ठीक है। तो यदि a1/a2 इक्वल्स होगा b1/b2 के और इक्वल नहीं होगा c1/c2 के तो यहाँ पास क्या होगा, इस केस में पैरेलल लाइन फॉर्म होगी। और जब पैरेलल लाइन फॉर्म होगी तो आप जानते हैं कि पैरेलल लाइन में कोई भी सॉल्यूशंस नहीं बनती है, ठीक है। यदि ग्राफ पर पैरेलल लाइन फॉर्म हो रही है तो कोई भी सॉल्यूशंस नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पास कहीं पास ये लाइन मीट ही नहीं कर रही है, और जब मीट ही नहीं करेगी तो सॉल्यूशंस नहीं फॉर्म होंगे, ठीक है। सो यही तो दोस्तों आज की इस वीडियो का सारांश। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग ने बुक के हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ तक इंट्रोडक्शन कर लिया है। आई होप गाइस आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर विद द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द चैप्टर। तब तक लिए दोस्तों बाय।